नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। सोमवार 10 नवंबर को नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का दूसरा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उसमें एक चैलेंज था अवार्ड सेरेमनी का, डिजाइन फॉर बायो 3, और उसमें डीबीटी के विभिन्न संस्थानों जो देश भर में कार्यरत है वहाँ के रिसर्च स्कॉलर ने भाग लिया और सम्मानित हुए। ऐसे ही एक संस्थान है भुवनेश्वर में। अभी हमारे साथ इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर देवाशीष दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस संस्थान के बारे में, वहाँ हो रहे कार्यों के बारे में, और उनके जिस छात्र को ये अवार्ड मिला है वो किस तरह के कार्य है, उसके क्या महत्व है, उसके बारे में। आपको और आपके संस्थान को आपके छात्र की उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं देवाशीष, निदेशक ILS भुवनेश्वर। ये डिजाइन फॉर बायो E3 चैलेंज जब अनाउंस हुआ तो ये देश भर के सभी नागरिकों के लिए ये चैलेंज खुला हुआ है। कोई भी नागरिक इसमें अपना नया आइडिया जो कि हमको विकसित भारत 2047 तक पहुंचा दे, ये वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 1 नवंबर को जब ये चैलेंज शुरू हुआ, सबसे पहले हमारा काम था कि हम अपने इंस्टीट्यूट में और ब्रिक की इंस्टीट्यूट के सारे लोगों को ये बात पहुंचाएं कि पहले आप पार्टिसिपेट करिए। जब तक देश की बाकी शिक्षा संस्थान और नागरिक इसमें भाग लें, उससे पहले क्या हम खुद कोई आइडिया दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस की तरफ से कुल 17 लोग पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे, और पूरे ब्रिक में से 431 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एक PhD स्टूडेंट जो इस कंपटीशन में भाग लेते हुए एक प्राइज जो मिला 10,000 रुपया का, वो प्रदीप कुमार दास हैं। और उनका जो ये आइडिया था, ये अग्नि नाम का एक प्रपोजल लिखे थे। अग्नि यहाँ पे जो इसका मतलब है एग्रीकल्चरल ग्रीन बायोफ्यूल नेटवर्क इनिशिएटिव। इस प्रपोजल में, इस आइडिया में ये स्टूडेंट बताना चाहते हैं कि क्या हम नेटवर्क इनिशिएटिव लेके बायोलॉजिकल वेस्ट से बायोफ्यूल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो इसको कैसे बनाना चाहिए। और एक PhD छात्र की तरफ से जब ये आइडिया आता है और कुछ नयापन उसमें होता है, इसको देख के जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं उन्होंने उसको काफी सराहना किया और इनको एक अवार्ड दिया। मुझे याद है कि पहले जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है DST, वो पहले एक अवसर करके इस तरह की योजना चलाता था। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के जो रिसर्च स्कॉलर थे या वैज्ञानिक थे, वो अपने कार्यों की विस्तृत जानकारी भेजते थे। और खास करके वो विज्ञान संचार लेखन को लेके था कि किस तरह से वैज्ञानिक कार्यों को सरल और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको महत्व को बताते हुए। अब तो वो स्कीम बंद है, लेकिन DBT का जो स्कीम आपने अभी चर्चा की है कि बायो E3 चैलेंज के तहत है, यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अनुसंधान को एक नई दिशा देगा। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आपका जो संस्थान है वो किस तरह के कार्य कर रहा है, इसकी वर्तमान में उपलब्धियां क्या हैं, खास करके पेटेंट के क्षेत्र में, और जो आजकल एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, उसको लेकर के। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, ये सन 1987 में शुरू हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर 2002 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर लिया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और तब से लेके अभी तक ये देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्टेज में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में अभी कुल मिला के 22 वैज्ञानिक हैं, 150 से ऊपर PhD स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स हैं, एवं बहुत सारे 100 के ऊपर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। ज्यादातर हमारे काम कैंसर रिसर्च पे है और इन्फेक्शियस बायोलॉजी जो कि इन्फेक्शन से होता है उसके ऊपर होता है ज्यादातर। अभी एक नया शुरुआत हुआ है मेरे कार्यकाल में, वो है डीप ओशन मिशन रिसर्च। क्योंकि उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है और हमारे यहाँ पे 500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, तो क्या हम सामुद्रिक जो विषय वस्तु है उसके ऊपर कुछ नयापन ला सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो NIOT की मदद से समुद्र के अंदर जाते हैं और उनके डिवाइस से समुद्र के नीचे तक जाते हैं, करीब 2 किलोमीटर नीचे जाते हैं, और वहां से बहुत सारा बायोलॉजिकल सैंपल लेके आते हैं और उसके ऊपर हमारा निरीक्षण होता है। हम उन बैक्टीरिया, वायरस, उन सबको जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो मेटाबोलाइट्स हैं उसको निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या ये किसी नया दवाई के काम कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के उपकार के ऊपर आ सकते हैं, एंटी कैंसरस, एंटीवायरल, इस तरह की कोई भी दवाई में ये काम
काम आ सकते हैं, तो इसके ऊपर हम निरीक्षण करते हैं। और ये जो डीप ओशन मिशन प्रोजेक्ट है, ये डीबीटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन दोनों की मदद से संभव हुआ है और इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। अगली नवंबर 24 और 25 को हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे भारत के बाहर से और भारत से बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे। और हम एक पूरा सेशन रखे हैं कि ILS इसमें क्या क्या काम कर रहा है और करने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपने डीप ओशन मिशन की बात की, मुझे लगता है कि पहले नेशनल मीडिया सेंटर में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जिसमें जो 4000-5000 मीटर गहराई तक जाने के लिए जो 2 लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, एक डिफेंस से थे, वो भी थे। और मुझे उस समय में जो NCCR के डायरेक्टर डॉक्टर रमन्ना मूर्ति जी और उन लोगों से जो गहराई में गोता लगाया था, उन लोगों से बातचीत करने का, आप ही की तरह इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। ये एक चूंकि गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, समुद्र से किस तरह से संसाधनों का दोहन करके राष्ट्र का विकास किया जाए। एक दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में वर्तमान में पेटेंट वगैरह की क्या स्थिति है, और खास करके अनुसंधान के लिए आपसी जो एक समूह होता है, खास करके राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह की क्या कोई कार्य चल रहे हैं, तो वो क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये अभी भारत का एक नया दौर है जिसमें डीप ओशन मिशन पे काफी फोकस कर रहे हैं हम, और NIOT, NCCR और बहुत सारे ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें भाग ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस खास करके जो भुवनेश्वर में स्थित है, वो इस एरिया में इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने समुद्री तट पे बे ऑफ बंगाल में, वहां से जो हमारा सैंपल आते हैं, हम नदी और समुंदर जहां मिलते हैं सिर्फ उसी एरिया में फोकस करते हैं। तो बाकी सारे वैज्ञानिक, समुद्र इतना बड़ा है तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि एक फोकस काम करते हैं जिसके ऊपर जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हम कुछ नयापन ला सकते हैं। तो हमने उन सारे नदी और समुद्र मिलने वाले तट पे और समुद्र के नीचे तक जाने से एक सवाल पूछा, क्या बारिश से पहले, बिफोर रेनी सीजन, और बारिश के बाद समुद्र की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें कोई बदलाव आते हैं? और जब समुद्र की जो नमकीनपन होता है, सैलिनिटी, वो ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं बारिश की वजह से, तो उसके वजह से क्या उसमें जो सामुद्रिक जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, उनमें परिवर्तन आता है? और ये कैसे इतना स्ट्रेस को झेल पाते हैं? क्योंकि उनके लिए स्ट्रेस ही है। जब सैलिनिटी घट जाता है तो हमारे जो सीवीड है वो मर जाते हैं, और फिर जो सीवीड ग्रो करते हैं फार्मर, उनको फिर से नया सीवीड चाहिए होता है। तो ये सब काम पे काफी सारा रिसर्च होना अभी बाकी है, और हमने इसका अहमियत को समझा और हमारे वैज्ञानिकों ने हमें उनकी सहमति दी और जुड़ा इस काम पे, तो इसलिए हम इस काम पे आगे बढ़ गए। अभी इस काम को सिर्फ 1 साल हुआ है। मुझे लगता है आने वाले सालों में आपको इस इंस्टीट्यूट से और इनसे मिले हुए कोलैबोरेटिव जो इंस्टीट्यूट है, सब मिलके जो काम कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और हम इसके लिए काफी आशावादी है। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक ऐसी बात कही है कि जो समुद्र की जो गहराई है, खास करके बारिश से पहले जब मीठा जल पहुंचता है, बारिश के बाद समुद्र में, तो किस तरह से उसके खारेपन में परिवर्तन आता है और उससे जैव विविधता में परिवर्तन आता है। एक और बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ सैलिनिटी एक इश्यू नहीं है हमारे यहाँ पे। ये जो नदियाँ लेके आते हैं मीठा जल, उसके साथ कई सारे पोल्यूटेंट भी लेके आते हैं, जैसे इंडस्ट्री की एफ्लुएंट्स हैं और मेटालिक पॉल्यूशंस लेके आते हैं। ये पॉल्यूशन भी जब समुद्र में जाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसको साफ करने में लगे रहते निरंतर। तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसमें से अगर कोई बैक्टीरिया की हम खोज कर पाए, कोई कंसोर्शियम ऑफ बैक्टीरिया को हम खोज कर पाए, तो इनको हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑयल स्पिल एरिया है, जहाँ पे तेल जब स्पिल होके समुद्र के पानी को खराब करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया उसको खाते हैं, हाइड्रोकार्बन को। इस तरह की बहुत सारे समस्या है छोटे मोटे। हम इंसान ही उस समस्या को शुरुआत करते हैं, फिर हम ही को उसका खोज निकालना पड़ेगा कि कैसे इसका समस्या का समाधान करेंगे। आपका ये आइडिया और इससे जुड़ा हुआ ये अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों से और मानव गतिविधियों से जो अवशिष्ट निकलते हैं, वो समुद्र के वातावरण को, उसके सतह को, उसके जो खारेपन है, उससे जुड़ी हुई जो जैव विविधता है, उसको किस तरह से प्रभावित करते रहते हैं, और क्या समुद्र से बाहर उनका उपयोग करके इस तरह के प्रबंधन किया जा सकता है अवशिष्ट प्रबंधन में, कि मानव की समस्याएं कम हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे वैज्ञानिक मित्रों की, हमारे सारे स्टूडेंट की, और हमारे पर भरोसा करने वाले फंडिंग एजेंसी जिन्होंने ये समझा कि हम ये कर सकते हैं, उन सबको मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। मैं आकाशवाणी का विशेषकर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा ये समझ है आकाशवाणी द्वारा हम उतना दूर तक पहुंच सकते हैं जहां की जो छात्राएं हैं, जिनके अंदर नया उम्मीदें हैं और जो रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, इस बात को सुन के वो आगे आए और रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और हम जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करें। धन्यवाद आकाशवाणी।
एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। हमारे साथ हैं वहाँ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके साथी को जो ये अवार्ड मिला है वो किस कार्य के लिए मिला है और इस कार्य का क्या महत्व है और इनके संस्थान में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। मैं राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में काम करता हूँ। मैं वहाँ पे एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने इस संस्थान को 2013 में ज्वाइन किया था और मैं तब से इन संस्थान में रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी प्रयोगशाला में टिक एंड टिक बॉर्न डिजीजेस पे काम होता है। टिक एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो पशुओं के खून को चूसता है और साथ ही बहुत सारी बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर में ले जाता है। मेरी लैब में हम लोगों ने एक शैम्पू का आविष्कार किया है। ये शैम्पू जो है ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है जो कि प्रदूषण नहीं करता और साथ में ये आजकल जो टिक में जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे दवाइयों से उनको इंसेक्टिसाइड से उनको रेजिस्टेंस आ गया है, ये उन टिक्स को भी मार सकता है। हम लोग ने इसके लिए एक पेटेंट भी ले लिया है और हम इस पेटेंट को अब आगे ले जाकर कंपनी को देना चाहते हैं जिससे कि वह इसका उत्पादन शुरू कर सके और इससे मार्केट में ले जा सके। जो हमारे वैज्ञानिक को जो हमें पुरस्कार मिला है वो ब्रुसेल्ला पे काम करते हैं। उन्होंने इस बैक्टीरिया में से एक पेप्टाइड को ढूंढा है जो पेप्टाइड जो है वो किसी भी सेल के अंदर आराम से जा सकता है। उन्होंने इस पेप्टाइड में एंटीबायोटिक को मिला के एक नया मॉलिक्यूल बनाया है जो कि वो उसको सेल्स के अंदर आराम से पहुंचा सकता है। आजकल हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यह आविष्कार जो है उसको दूर करने के लिए कामयाब होगा और ये आगे के लिए उन्होंने इसके लिए एक पेटेंट भी अप्लाई किया हुआ है और हम चाहेंगे कि यह आविष्कार आगे जाके और भी एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर हम आगे ले जा पाए और यह अभी इस शुरुआत है। हम चाहते हैं कि और आगे इसका और भी इस्तेमाल हो सके। डॉक्टर आनंद, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि इस संस्थान में आप कब से आए, कैसे जुड़े और किस महत्वपूर्ण कार्य पे अभी आप लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे कि बताया, यह संस्थान बहुत नया है। ये 2010 में स्थापित हुआ था और मैंने 2013 में इस संस्थान को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने जो पशुओं की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा और समझा और हमने ये देखा कि टिक्स और टिक बॉर्न डिजीज जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं पशुओं को। टिक्स जो है वो स्मॉल छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जो कि खून पीता है जानवरों का और खून पीने के साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा कि मच्छर जो है बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, वैसे ही ये जो टिक होता है ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। तो हमने अपनी प्रयोगशाला में इसके ऊपर काम किया और हमने प्लांट की मदद से, पौधों की पत्तियों की मदद से हमने ऐसे फार्मूले को बनाया जो कि हमने उसको शैम्पू के फॉर्म में बनाया और वह जो है ये शैम्पू जानवरों के ऊपर अप्लाई करने पे देखा कि वह जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट टिक्स हैं उनको भी मार सकता है। हमने इसके लिए एक पेटेंट भी ले लिया है और अब हम इसको मार्केट में ले जाना चाहते हैं। साथ ही हम लोग अपनी लैब में एक थाइलेरिया नाम के परजीवी पे ऑल्सो हम काम करते हैं और यह थाइलेरिया जो है पशुओं की थाइलेरियोसिस नाम की एक बीमारी को देता है। हम लोग उसके लिए बहुत सारी दवाओं को देख रहे हैं जो कि उस पे काम कर सकें और हमने बहुत सारी दवाओं को, पुरानी दवाओं को इस काम के लिए, जिसको हम रीपर्पसिंग बोलते हैं, हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने अभी बहुत सारी दवाएं जो है इस काम के लिए हमने रीपर्पस की हैं। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। धरती तपता अंबर उमल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघलिए,
असर देखने को घर से निकलिए। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम अलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।